नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, और उससे कुछ जरूरी टेक्निकल बात जरूर समझेंगे उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन में कई सारे ट्रिक्स भी हैं जिनमें कई बार गलत हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो उस पर मैं अभी आपसे बात करूंगा उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या आज देखने वाले हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स, जो मैंने टॉपिक पहले स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग और देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराया है, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले बोल रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। दैट मींस अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर। कितने समय बाद ये पृथ्वी से टकराएगी, कितने समय बाद, मतलब वो ऊपर से एक्चुअली जो ड्रॉप किया गया 80 मीटर से, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ऑन द अर्थ, मतलब आपका पृथ्वी से टकराने पर ये कितना समय टोटल लेगा, मतलब बेसिकली पहुंचने में कितना टाइम लेगा। बहुत इजी है, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे सबका करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोला गया है कि जब ड्रॉप किया गया हो, गेंद को गिराया जाता है, फेंका नहीं जाता है, जस्ट ड्रॉप गिराया जाता है, मतलब यू जो होता है वो जीरो यहाँ पे हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया गया है। और ऊंचाई कितनी है, एच इज इक्वल टू दे दिया आपका कि टोटल हाइट जो है वो 80 मीटर है। तो पूछ रहा है कितना टाइम लेगा, तो ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें हाइट हो, यू हो, टी हो। क्योंकि देखिए, जब भी ऊंचाई की बात करेगी तो जी तो फिक्स है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो आपका फिक्स रहेगा। इसको आप 9.8 भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो u हो गया, h हो गया, g हो गया। तो आप जानते हैं कि हाइट h इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h यानी हाइट आपको दिया है 80 मीटर, u का वैल्यू t, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो इंटू टी कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, t ही पूछ रहा है कितना टाइम लेगा, तो ये जीरो प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, नहीं मालूम है कि टी कितना है। चलिए भाई, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या है 80 मीटर है, और इसको नीचे भेजेंगे जब यहाँ तो 5 को, तो 80 और बाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 5, 5 को नीचे भेज देंगे तो ये बच जाएगा 16। तो टी स्क्वायर 16 है तो टी कितना हो जाएगा 4 सेकंड। यानी 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप करने पर 4 सेकंड में वो वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे जमीन पर आ जाएगी। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले पूछा है कि कितने समय बाद ये पृथ्वी से टकराएगी, तो कहेंगे 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकरा जाएगी। आई होप ये आपका इजी सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आगे और अच्छे न्यूमेरिकल हम देखते जाएंगे वन बाई वन। चलिए ध्यान लगाए रखिए और मेरे साथ लगे रहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आप लोगों का। कह रहा है कि एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद को ऊपर की ओर फेंका, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मतलब देखिए अब ये ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो बस अंतर यही है कि जी जो हो जाएगा वो माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट गति हो रही है इसकी। ठीक है, फेंका तो बोला गया कि प्रारंभिक वेग जब फेंका, अब जीरो ये वेग से तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए ऊपर फेंकना है तो पहले ही उसको वेग देना पड़ेगा। हाँ, ये अलग की बात है कि जो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उस समय वेग उसका जीरो हो जाएगा। मतलब शुरुआती वेग यहाँ भी यू जो है, यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड भी अपने आप अंडरस्टूड है जीरो, क्योंकि पहुंच करके वेग जीरो हो जाना है ऊपर। ठीक है, यहाँ तक फेंका है तो बोला है कि कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, तो सेम कहानी है फिर h कितना होगा, तो h जो होता है, h यहाँ पर पूछा है कितना होगा, तो h बराबर वही फिर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो हमको लग रहा है काम ही नहीं करेगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और है जिसमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा फॉर्मूला है बताइए, वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही फॉर्मूला है ना, क्लियर है। देखिए लास्ट वाला इक्वेशन जो था वही वाला इक्वेशन है, यहाँ g माइनस में होगा तो यही पूरे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, v मतलब जीरो इज इक्वल टू u मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू माइनस में हो जाएगा 10 इंटू h, क्या हाइट प्राप्त करेगा वही पूछा है, तो h यहाँ पर हमने लिख दिया। तो h इज इक्वल टू यहीं से निकालेंगे, 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस, अच्छा ये क्या है 10 दूना का 20h, 20h, तो h बराबर यहीं से क्या हो जाएगा बताइए, इसको इधर लाएंगे तो 20h बराबर 100, यानी h बराबर कितना हो जाएगा आपका 5
मीटर। ठीक है, तो ये आपका 5 मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया किस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5 मीटर। यानी वो वस्तु कितनी ऊंचाई तय करेगी, 5 मीटर की ऊंचाई तय करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखिएगा, सिंपल फॉर्मूले में बस कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि कौन सा एप्लीकेबल हो पा रहा है तो लगा दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो दूसरा देखिए कौन सा लगेगा, सिंपल है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, पहले 5 सेकंड वो त्वरण के साथ चलती है और अगला 5 सेकंड एक समान वेग से चलती है, मतलब त्वरण जीरो रहता है, एक समान वेग हुआ तो त्वरण हुआ ही नहीं, तो टोटल 10 सेकंड में तय की गई दूरी। सपोज करिए वस्तु यहां से चलना शुरू की और पहले 5 सेकंड में वो s1 दूरी तय की, ठीक है, और दूसरे 5 सेकंड में वो s2 दूरी तय की, यही दोनों दूरियों दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। और टोटल डिस्टेंस सपोज करिए कि s है, यहां से यहां तक वो s दूरी चला, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि शुरुआत में वो कितनी दूरी तय किया, तो u इसका क्या था, देखिए वस्तु विरामावस्था से, यानी u बराबर 0 था और t इसका टोटल कितना चला था, 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड तक तो त्वरण से चला है, और वो त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन फिर से देखिए कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड, शुरुआती 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चली है, मतलब यहाँ पे 5 सेकंड तक चली है और किस त्वरण से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले ये S1 निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT क्यों लिख रहा है, GT क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि आप तो जमीन पे गति हो रही है ना, देखिए विरामावस्था से प्रारंभ करके जमीन पे चल रहा है, ये नहीं कि ऊपर से ड्रॉप किया गया। तो S1 यहाँ से निकल जाएगा, S1 की U का वैल्यू 0 है जब पूरा, तो ये पूरा पोर्शन UT 0, हाफ A का वैल्यू हो गया 2 और T स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो S1 जो है 25 मीटर आ गया। ठीक है, S1 कितना आ गया, 25 मीटर। S2 कितना होगा, S2 में एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपको S2 निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और तरीका है, पहले देखिए यहां पर अगर U मालूम रहे कि U कितना होगा, तो U 0 नहीं है, क्योंकि देखिए यहां से गति पकड़ चुकी थी वो, यहां तक में उसने कोई ना कोई गति ले ली होगी, तो इसका U जो काम करेगा वो दूसरा काम करेगा। ठीक है, इसका U जो काम करेगा वो दूसरा काम करेगा, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे U 0 था, धीरे धीरे गति पकड़ते पकड़ते यहाँ वो पहुंच चुकी थी, तो इसका U दूसरा होगा जो कि इसके लिए भी होगा। अगर इसमें देखें तो यहाँ से U से भी पहुंचेंगे और वो भी यहाँ के लिए U का काम करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे S2 में अगर फॉर्मूला आप लगाते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो त्वरण तो 0 है, क्योंकि त्वरण है ही नहीं पूरा, तो त्वरण के हिसाब से ये पूरा 0 होगा, लेकिन U 0 मत रखिएगा, क्योंकि S2 जो डिस्टेंस है उसमें प्रारंभिक गति है और वो यहां से पहुंची हुई फाइनल गति के बराबर है। तो पहले यहां से यहां तक में गति में कितना परिवर्तन हुआ वो पता करना पड़ेगा। शॉर्ट में पता कर लेते हैं, यहां गति कितनी होगी, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। कैसे, अरे यहां से यहां तक गति पहुंचा, U से V हुआ, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, क्योंकि इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक में गति कितनी हुई, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U 0 था, A का वैल्यू 2, T का वैल्यू 5, यानी V है 10 मीटर पर सेकंड। V जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। कैसे 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहां से यहां परिवर्तन, और वही 10 की गति से ये यहां पहुंचा है, त्वरण 0 है, तो 10 की गति से पहुंचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये U का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, इसके लिए मान के चलिए ये U है तो इसको U1 कर लीजिए, U1 कर लीजिए इसको ऐसे, तो ये 10 इंटू टी का वैल्यू 5 सेकंड तक और चला उधर, तो 5 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, इसका कोई मतलब ही नहीं, पूरा 0, तो S2 का वैल्यू 10 बचे 50 मीटर आपका आ गया। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से एक समान वेग से 5 सेकंड चलेगी तो 50 मीटर जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, S1 25 हो गया, S2 50 हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 75 मीटर। यानी आंसर कितना हो गया कि यहाँ देखिए तो 10 सेकंड में तय की गई कुल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, 75 मीटर। समझ में आ गई बात, ये अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, आपका ये भी क्लियर हुआ है यहाँ से, तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, नीचे टकराते समय इसका वेग क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तो एक कॉमन सेंस है कि जिस वेग से वस्तु को फेंका जाता है वापस आते समय उसका वेग वही रहता है। ये तो पहले याद कर लीजिए, प्रूफ भी कर देंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से, लेकिन पहले आप ये याद कर लीजिए कि जिस वेग से वस्तु को ऊपर फेंका जाता है वो उसी वेग से वापस नीचे टकराते समय उसका वेग वही होता है। चलिए 50 मीटर के वेग से फेंका गया, तो इसको कैसे सिद्ध करें कि उसी वेग से वापस आएगा। तो पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, वैसे आप सीधा सीधा समझ जाए तो ज्यादा सही है। कि देखिए चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से फेंका गया, कितना किस वेग से फेंका गया, 50 मीटर पर सेकंड। इसकी गति u कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कहाँ तक पहुंचेगा उस हाइट का पता कर लीजिए, क्यों, क्योंकि g का तो क्लियर है, g यहाँ पे हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्क्वायर। ये g का वैल्यू हो जाएगा, u ये पता चल गया, g ये पता चल गया। तो कोई भी एक चीज पता कर लीजिए, चाहे हाइट पता कर लीजिए और चाहे इसका टाइम पता कर लीजिए। तो हाइट कैसे पता चलता है, टाइम पता नहीं है, हाइट कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ जाने पर। अच्छा इसका भी क्लियर है, यहाँ पर जाके पहुंच के इसका गति क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। मतलब यहाँ से जब ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से टाइम पता कर लीजिए, सपोज करिए यहाँ टाइम, आपको क्यों टाइम निकालना इजी है, v = u + at की जगह gt कर देंगे तो टाइम आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। और उतना ही टाइम में वो नीचे आएगी, ये भी कंफर्म है। ये नहीं कंफर्म है तो चलिए हाइट को इशू बना लीजिए कि टाइम की जगह पर हम हाइट निकाल लेते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि h = ut + हाफ gt², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसको ऐसे करिए, ये वाला लगाएंगे फिर टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम को छोड़ दीजिए, टाइम का बवाल ही मत पालिए। आप ऐसे करिए कि v² = u² + 2gh। यहाँ पर v² मतलब v का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहां पहुंचेगी तो टॉप पर। u उसको 50 की गति से भेजा गया तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 × g फिर -10, और h नहीं पता है कितना है, कहाँ तक जाएगी। चलिए मान लेते हैं h ऊंचाई तक जाएगी, h का वैल्यू h रहने देते हैं। तो यहाँ h की वैल्यू क्या हो रही है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 प्लस, और ये देखिए प्लस क्या, इसको माइनस करिए, क्यों, क्योंकि ये -10 है, तो -20h आ जाएगा। h बराबर यहाँ से कितना है, जब 20h को इधर भेजेंगे तो h = हो जाएगा 2500 और बटा 20, यहाँ से कटा तो ये आ जाएगा 125 मीटर। कितना आ जाएगा, 125 मीटर। कैंसिल कर लेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 250 बटा 2 करेंगे 125 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हिसाब हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो टोटल हाइट इसने कितना कवर किया, 125 मीटर। तो क्या वापस भी 125 मीटर ही तो आएगी, लेकिन अब बातें अलग होंगी। अब ये होगा कि v0 की जगह u0, जैसे वापस यहाँ पहुंच गई, अब वापस आना भी तो शुरू करेगी, रुक तो जाएगी नहीं हवा में, और वापस कितनी ऊंचाई तय करेगी, फिर से 125 मीटर। लेकिन अब u0 होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही है, तो u0 भी पता करना है कि क्या होगा, और g की वैल्यू हमको पता है कितनी, वही +10 इस बार हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज बताइए, आपको u पता है, v पता करना है, g पता है और हाइट पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2gh। इस बार प्लस होगा तो यहाँ पर फिर से हमको क्या पता करना है, इस बार हमको v पता करना है कि फाइनली जमीन पर पहुंचते समय वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसका v का वैल्यू कितना होगा, u², u का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 × g का वैल्यू कितना है 10, और h का वैल्यू कितना है 125। तो यहाँ पे इसको अगर v² बराबर ये करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, यह ध्यान रखिएगा। तो v² बराबर आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर तो खत्म, 2 × 10 20, और 20 में 125 का गुणा करेंगे, वही तो आया था 2500, ये आया था 2500। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2500, यानी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। मतलब बस उल्टा हुआ है। इसका मतलब क्या समझे, कि जिस वेग से वस्तु को ऊपर फेंका जाता है वो वापस आते समय, लास्ट समय टकराते समय उसका वेग वही रहता है जिससे उसको फेंका गया था। ये भी एक लॉ एक तरह के समझिएगा, कि जिस जगह पर उसका जितना वेग रहता है वो उसी वेग को वापस अचीव करना शुरू करती है। फेंकते समय ऊंचाई पर वेग 0 रहेगा तो 0, फिर जैसे जैसे वेग में उसकी कमी होती जाती है ऊपर, वैसे वैसे ही नीचे आते समय उसका वेग बढ़ता जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जी इधर घटाता है उधर बढ़ाता है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे दागते समय वेग में परिवर्तन, एक जगह पर वेग एक ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, वैसे याद कर लीजिए इस चीज को हमेशा से, कि एक ऊंचाई से गिरते समय
हर फेंकते समय जहां पे जो वेग है, गिरते समय भी वहां पर वही वेग होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक पत्थर मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है। चलिए ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई, उसके शीर्ष से ये पत्थर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, यहाँ भी कहानी वही है कि u बराबर 0 होगा, गिराया जाता है। अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में, चलिए लास्ट सेकंड में वो दूरी तय करता है। ये दूरी सपोज ये लास्ट सेकंड में, कुछ समय तक तो यहाँ पहुंचा होगा, और लास्ट सेकंड में वो 24.5 मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। लास्ट सेकंड में वो 24.5 मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। तो बोलना है मीनार की ऊंचाई टोटल कितनी है, ये h बताना है, जबकि लास्ट सेकंड में जो दूरी तय हुई है वो 24.5 मीटर की दूरी है। तो चलिए एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी है। मैं वो थोड़ा जल्दी लगेगा लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से, पहले तो आप जानते हैं कि nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला। तो चलिए मान लेते हैं, ये भी नहीं मालूम है कि लास्ट सेकंड कैवां सेकंड नहीं मालूम है, तो चलिए पहले ये पता करते हैं कि कैवें सेकंड में वो पहुंचा है। देखते हैं कैसे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस हाफ, और यहां पर देखिएगा g और 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लास्ट सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 24.5 मीटर। चलिए u कितना था, 0 था, शुरुआती वाली गति है, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 और 2n माइनस 1। यहाँ क्या अननोन है, n अननोन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले n का वैल्यू जब आ जाएगा, उसके बाद आप n का वैल्यू गति के जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल हाइट है। जैसे ये अभी केवल इतने ही के लिए, इतने पोर्शन के लिए कैलकुलेशन, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 उधर अगर आपका है तो वहां से अगर इसको आप सॉल्व करें, 2 से डिवाइड कर देंगे 9.8 में, तो कितना आ जाएगा 9.8 में, वो 4.9 आ जाएगा। उसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे आ जा रहा है आपका, इसको या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी एक ही बात है। 24.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 49 दशमलव या 79 तो आ जाएगा, कंप्लीटली 49 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 49 और उधर हो जाएगा 9.8 2n माइनस 1। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इसको काटेंगे तो ये 5 बार में क्लियरली कट जा रहा है, 9.8 नीचे ले जाएंगे तो देखिए कट जाएगा, क्योंकि 10 बार में इसका दोगुना। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है, इसको नीचे भेजेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेकंड। यानी क्लियरली है कि वो जो nवें सेकंड में यानी लास्ट सेकंड में जो पहुंचा था वो एक्चुअली थर्ड वो सेकंड था। दैट लास्ट सेकंड इज थर्ड सेकंड ऑफ द जर्नी। यानी कुल मिला के ये पत्थर 3 सेकंड में नीचे गिरा है, क्योंकि तीसरे सेकंड में यानी अंतिम सेकंड, देखिए यहां बोला गया ना कि अपनी यात्रा के अंतिम समय में या अंतिम सेकंड में वो इतनी दूरी तय करता है। तो असल में तीसरा सेकंड उसका अंतिम था, यानी कुल यात्रा कितने देर तक हुई है, तो यहाँ पे t बराबर आ जाएगा 3 सेकंड यात्रा हुई है। ठीक है, तो अब 3 सेकंड यात्रा हुई है, u पता है और आपको बाकी चीजें पता हो गई तो आप निकाल लेंगे। तो अब टोटल हाइट h बराबर क्या होगा, h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पे सब वैल्यू पता है, t हमें नहीं पता था वही हमने पता कर लिया। h मतलब मीनार की हाइट है कितना, u का वैल्यू 0 है, ये पूरा 0 प्लस हाफ g का वैल्यू 10 रख देंगे या 9.8 जो आप रखना चाहें, क्योंकि देखिए इसके ऑप्शन देख रहे हैं कितने खतरनाक हैं, 44.1 है और 44 भी है। तो आपको आसानी क्या है, 44.1 तक जब दिया 0.1 के डिफरेंस तक, तो आप भी वैल्यू एक्यूरेट लेके चलिए। तो g का वैल्यू 9.8 हो जाएगा और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, h का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 9 और अच्छा इसको अगर 10 लेते तो क्या होता, 10 90/2 यानी 45 आता। तो ये 45 से कुछ कम वैल्यू होगी, तो पता नहीं 44 होगी कि 44.1 होगी। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, इसका वैल्यू 44.1 मीटर आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला 44, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाई 2 करेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। कर लीजिएगा, 44.1 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। कुछ कैलकुलेशन है आप लोग फटाफट करके उसको देख सकते हैं।
तो अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं तो फिर लिफ्ट वाला भी इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं कि लिफ्ट में जब गति होती है तो उस समय व्यक्ति को अपने भार में कमी या वृद्धि में से क्या महसूस होता है और कब। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपसे यहाँ पूछूंगा, आप लोग सब लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं मन करेगा तो मन में सोच लीजिएगा। तो पहले सबसे बड़ी चीज है कि बताइए कि क्या कोई व्यक्ति एक समान वेग से अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहा हो, मतलब लिफ्ट जो है अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा मैंने क्वेश्चन क्या किया कि अगर कोई आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, घटा हुआ महसूस होगा या फिर कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। इसका जवाब आप लोग अच्छे तरीके से सोच लीजिए। तो हमने देखा कि अगर लिफ्ट में आदमी खड़ा है तो कंडीशन एक है, पहली चीज कि मैंने बोला कि एक समान वेग से, एक चीज जान लो दोस्त, अगर वेग समान है तो कभी भी व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगर एक समान वेग से लिफ्ट में, अगर आप ही लिफ्ट में खड़े रहिए, लिफ्ट आराम से ऐसे जा रही है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, परिवर्तन या फिर आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आप झूले में बैठे हैं, जब झूला जाता है तो वो एकदम अंडर ग्रेविटी उसका फ्लो होता है, मतलब अंडर ग्रेविटी वो झूला चलता है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। क्या लिफ्ट में भी जब ऐसे लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आती है तो अपने आप को एकदम हल्का महसूस करते हैं, उतना दिक्कत नहीं होता है। लिफ्ट में कभी अगर आप देख रहे हैं तो लिफ्ट नीचे जा रही है तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन जब झूला नीचे आता है तो देखें कितना डर लगता है, आपको अपने भार में बहुत ज्यादा कमी महसूस होने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक समान वेग से अगर दिक्कत हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर त्वरण है, एक समान वेग से होगा तो भार में कोई परिवर्तन, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, ये मेन बात है। लेकिन अगर त्वरण है झूले में तो एक मान के चलेगा कि त्वरण की वजह से उसमें परिवर्तन होगा। त्वरण की वजह से क्या परिवर्तन होगा कि अगर एक्सेलरेशन ए हो आप उसका, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ए हो, क्लियर रखिएगा इस बात को, और व्यक्ति लिफ्ट के अंदर हो ऐसे, व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर ऐसे है और लिफ्ट जो है उसमें, अच्छा इसका जो यहाँ पे लिफ्ट क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है। जब आदमी इसके अंदर रहता है और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो जानते हैं क्या होता है, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है एक्सेलरेशन ए से, सपोज एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जाते समय क्या होता है, हमारा जो शरीर का बल है वो नीचे काम करता है, ठीक है, तो उसको रिएक्शन कहां से मिलता है, हमेशा देखिए रिएक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जब भी हम ए की तरफ काम करते हैं तो हमारी बॉडी तो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है पूरा, और इस नीचे का फोर्स, अब देखिए रिएक्शन जो लग रहा था वो हमारे खुद के, अगर हम देखें जी को, जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी तो नीचे काम कर रहा था लेकिन उसको रोकने के लिए एक जी ऊपर, समझिए एक्सेलरेशन के तौर पर रिएक्शन में काम कर रहा है। अगर हमारा डब्ल्यू जी वेट है, हमारा वेट क्या है एम जी रखिए, सपोज डब्ल्यू तो टोटल वेट ही हो गया, सपोज व्यक्ति का वेट जो है वो डब्ल्यू है, अब विच इज इक्वल टू एम जी है, ठीक है ना, व्यक्ति का वेट डब्ल्यू है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और वो एम जी है, तो यहां पर समझिए रिएक्शन भी कितना काम करेगा, एम जी काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नीचे वेट और रिएक्शन बराबर है तब तो हमें भार में केवल अपना भार महसूस होगा, लेकिन जब रिएक्शन में, आपको अपना भार जानते हैं क्यों महसूस होता है, क्योंकि आप रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन लेते हैं। अगर आप हवा में अपने आप को छोड़ दे तो आपका भार क्या जीरो हो जाएगा, भार नहीं जीरो होता है, लेकिन आप जहां खड़े थे जमीन पे तो जमीन से रिएक्शन मिल रहा था, और अगर आप जमीन पर से छोड़ के अपने आप को हवा में कर दिए तो आप अपना भार महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तो असल में भार महसूस होने की जो वजह होती है वो रिएक्शन होती है। तो ये बताइए इस व्यक्ति का रिएक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि एक तो लिफ्ट भी ऊपर जा रही है ए त्वरण से, ठीक है, ए त्वरण से लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो हमें अपने वेट में एक रिएक्शन mg ऊपर मिल रहा था और एक रिएक्शन सपोज करिए हमारे वेट का m में भी मिलने लगा, क्यों, क्योंकि m तो हमारा वेट है और a त्वरण से हमको ऊपर की तरफ और बल मिल रहा है, नीचे से एक रिएक्शन लग ही रहा था और एक लिफ्ट भी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब समझिएगा कि इसका जो वेट अब w काम करेगा ना वो m में प्लस mg काम करेगा, यानी भार में क्या महसूस होगी, बढ़ोतरी। यानी अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो हमें भार में क्या महसूस होगी, बढ़ोतरी। अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो, लिफ्ट कहां जा रही हो,
लिफ्ट जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तब भार इसका वेट जो होगा वो क्या होगा, वेट भी क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट जो है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो देखिए नीचे जब लिफ्ट जाएगी तो हम लिफ्ट नीचे जा रही है तो हमारा जो एम ए है जो रिएक्शन के अपोजिट काम कर रहा है, मतलब हमारा वेट तो ऑलरेडी देखिए W जो है वेट वो mg था पहले से, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन उसमें से mg रिएक्शन के बराबर वेट काम करेगा, तो उसी में से घटने लगेगा कौन, देखिए रिएक्शन ऊपर mg काम कर रहा है और हाँ, जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, तो लिफ्ट एम ए का जो है हमें क्या दे रही है, अपोजिट इन नेचर दे रही है, तो उसका वेट क्या हमें महसूस होगा, mg माइनस एम ए, यानी अगर हमें भार में क्या महसूस होगी, कमी। ये चीज ध्यान रखिएगा, लिफ्ट नीचे जाएगी तो भार में कमी होगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार में वृद्धि होगी। और अगर एक समान गति से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, कांस्टेंट वेलोसिटी में चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे, नो चेंज होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पर नो चेंज इन वेट, वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन लिफ्ट के अंदर जो भार में परिवर्तन है वो क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान देंगे कि एक्सेलरेशन है तभी परिवर्तन होगा, और एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट नीचे आ रही है एक समान त्वरण से, या किसी भी त्वरण से लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो भार में कमी हो जाएगी, अगर ऊपर जा रही है तो भार में वृद्धि हो जाएगी। भूलना कैसे नहीं है, कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर दे दे तो देख लीजिएगा, अगर mg वेट है तो उसमें से m इंटू ए माइनस कर दीजिएगा, वो भार में कमी आ जाएगी, ए पर डिपेंड करता है। और अगर m में अगर उसका वेट एक्सेलरेशन ए है और भार में वृद्धि पूछ रहा है तो mg में m में जोड़ दीजिएगा। इसको महसूस करना है तो झूले से रिलेट करें, जब झूले में आप नीचे की तरफ झूला आता है तो देखिए आप इतना हल्का लगता है कि गिर जाएंगे उड़ करके, लेकिन ऊपर जाता है तो भार दबा हुआ महसूस करता है। झूला वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपको ये भी याद रहेगा। आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियरली समझ में आएगा, न्यूमेरिकल प्लस से लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स, मोमेंट, एनर्जी, पावर, इन सब के बारे में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।